ये रेडियो दस्तक का प्रसारण है FM बैंड 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, मालवा का अपना पहला कम्युनिटी रेडियो। रेडियो दस्तक बोलता है मन की बोली। आप सुन रहे हैं रेडियो दस्तक 90.8 FM, सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका सेहत दोस्त डॉक्टर विनोद वैरागी। मैं जीवन की डोर सेहत के कार्यक्रम को आपके समक्ष लेकर उपस्थित हूं। हम इस जीवन की डोर सेहत कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक रोगों के विशेषज्ञों को, जो कि शहर के नामी प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, जो कि सिद्धहस्त हैं अपनी चिकित्सा में, उनके द्वारा विभिन्न विषयों पर जानकारी दी जाती है और जो हमारे श्रोताओं को स्वास्थ्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित जो कठिनाई होती है उसका भी निवारण किया जाता है और प्रत्येक रोग के बारे में विस्तार से जानकारी देने का एक कार्यक्रम, इसकी श्रृंखला लगातार हमारी रेडियो दस्तक की जारी है। और इसी श्रृंखला में आज हम नर्वस सिस्टम से संबंधित रोग है मिर्गी रोग। उस मिर्गी रोग में भी बच्चों में मिर्गी रोग पर बातचीत करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विवेक सिरोलिया जी, और जो कि इस विषय पर विस्तार से चर्चा करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हमें देंगे। तो डॉक्टर सिरोलिया जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपका आज रेडियो दस्तक में स्वागत है। धन्यवाद। और हम जो चिकित्सा से संबंधित कार्यक्रम करते हैं जी, जिसका कि नाम है जीवन की डोर सेहत, कार्यक्रम में हम आपका अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। और श्रोताओं को स्वास्थ्य से संबंधित, चिकित्सा से संबंधित जानकारी देने का ये श्रृंखला हमारे यहाँ है। और इसी के अंतर्गत जो न्यूरोलॉजी में आपने जो विशेषज्ञता हासिल की है, उस पर हम बच्चों में जो मिर्गी का रोग है उसके संबंध में चर्चा करेंगे जी। और कृपया एपिलेप्सी या मिर्गी क्या होती है, इस पर आप अपना वक्तव्य दें। मिर्गी जो होती है वो खासकर बच्चों में अधिकतर होती है और उसका प्रमुख कारण जो होता है बुखार आना, जो कि फेब्राइल सीजर बोलते हैं जिसको, जो कॉमन होती है 6 महीने से 5 वर्ष की उम्र तक। मिर्गी में जो होता है कि जो हमारे शरीर के अंदर जो तंत्रिकाएं होती है दिमाग के अंदर, वो अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है। वो अत्यधिक उत्तेजित होने के कारण जो ब्रेन में जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है वो अधिक हो जाता है ट्रांसमिशन, उसके कारण दौरे आने लगते हैं। तो वो दौरे आने के कारण बहुत से हो सकते हैं, उनमें से अगर बच्चों को बुखार आता है वो सबसे कॉमन कॉज है। दौरे जो है 2 प्रकार के होते हैं, एक को बोलते हैं हम प्रवोक सीजर, एक को बोलते हैं अनप्रवोक सीजर। तो जो प्रवोक सीजर रहते हैं, जैसे कि मान लो बुखार आया, सर में चोट लगी, दिमाग में इन्फेक्शन हुआ, उसके कारण जो दौरे आते हैं उसको बोलते हैं हम प्रवोक सीजर। अनप्रवोक सीजर है जिनमें ये चीजें ना होगी। तो अगर 2 या उससे अधिक अनप्रवोक दौरे या जो हम बोलते हैं सीजर्स आ रहे हैं, तो उसको हम मिर्गी कहते हैं जी। आपने बताया कि ये छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाता है और यह बुखार आने से ही इसका लक्षण दौरे का हो सकता है। और यदि उसको 2 दौरे आते हैं तो उसके बाद हम उसको मिर्गी की पहचान के लिए प्रस्तुत करते हैं या ऐसे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए। तो ये आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि बुखार आना इसका पहला लक्षण होता है और उसी समय से सतर्क हो जाना चाहिए इस बीमारी के लिए। इसमें चेतना शून्य भी होते हैं क्या बच्चे? जो हमारे दौरे हैं वो 2 प्रकार के होते हैं जी, है ना। तो मोटर, एक नॉन मोटर। मोटर में क्या होगा कि बच्चे का मुंह एक तरफ होगा, बच्चे का हाथ बार बार हिलेगा। नॉन मोटर में ये रहेगा कि बच्चा जहाँ है वहां पे रिस्पांस देना बंद कर देगा, वहीं के वहीं टिक जाएगा, जिसको हम एब्सेंट सीजर भी बोलते हैं। तो ये जो नॉन मोटर दौरे होते हैं अधिकतर जेनेटिक इटियोलॉजी के होते हैं, जिनमें कि अनुवांशिक कारण होता है। मोटर सीजर्स अनुवांशिक भी हो सकते हैं, दिमाग में बनावटी खराबी के कारण भी हो सकते हैं, या अगर बच्चा पैदा होते समय रोया नहीं है, देर से रोया है, उसके दिमाग में ऑक्सीजन नहीं पहुंचा, उसके कारण ब्रेन में डैमेज हुआ है, तो उस कारण भी हो सकते हैं। तो हमें दौरे को पहचान करना है, किस प्रकार का दौरा है, उस प्रकार से हमें दवाइयों का चयन भी करना पड़ता है और उससे हमें काफ़ी सहायता मिलती है। तो हम हर बार जो बच्चों के साथ जो अभिभावक आते हैं, हम उन्हें कहते हैं कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग करके आइए जो भी इवेंट की, उससे हमें काफ़ी सहायता मिलती है। एक तो हम उससे दौरे को क्लासीफाई कर पाते हैं और उस हिसाब से हम इलाज दे पाते हैं।
बिल्कुल सही बताया आपने, क्योंकि हमारे यहाँ किसी भी बच्चे को जब दौरा आता है तब चिकित्सक तो वहाँ मौजूद नहीं होता है, क्योंकि वो घर में ही दौरा आता है। तो इसलिए अगर उसको एक बार दौरा आया तो अगली बार उस बात की तैयारी कर ली जाए कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए, तो उससे उसकी पूरी कंडीशन हम किसी भी चिकित्सक को, विशेषज्ञ को दिखा सकते हैं। और दिखाने से ये मतलब परिचय कराया कि मतलब उस रिकॉर्डिंग से वो उसको, चिकित्सक को भी रोग पहचानने में सुविधा होगी और उसको उपचार करने में भी सुविधा होगी, तो मतलब जल्दी इलाज शुरू हो जाएगा। एक ये महत्वपूर्ण बात थी इस रोग के बारे में, जो कि जानना श्रोताओं के लिए बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर साहब, किस उम्र में होता है? बच्चों में भी है? एक उम्र हम बता नहीं सकते हैं, पर इसकी शुरुआत जन्म से भी हो सकती है। जो हम बोलते हैं फेब्राइल सीजर, जो बुखार के साथ दौरे आते हैं, उसकी अमूमन उम्र 6 महीने से 5 साल होती है, जिसमें 70% दौरे 3 साल की उम्र तक आते हैं। जी। बाकी जो जेनेटिक एपिलेप्सीज हैं, जो अनुवांशिक बीमारी है, उनका अलग अलग एज ग्रुप है। जैसे कि मैंने बताया एप्सान सीजर, जिसमें बच्चा रिस्पॉन्स नहीं देता है ना, उसकी उम्र 3 से 10 साल तक है। तो हर एपिलेप्सी की अलग अलग उम्र है, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं कह सकते आप कि इस उम्र में मिर्गी आएगी। मिर्गी जन्म से लेके आपको 18 साल तक भी बच्चों में कभी भी आ सकती है। अच्छा, लाइफ लॉन्ग भी चल सकती है? बिल्कुल। मिर्गी का ये है कि मिर्गी को आप ट्रीट कर सकते हो, बट आप इसको जड़ से खत्म नहीं कर सकते हो। इट्स ट्रीटेबल बट नॉट क्यूरेबल। बिल्कुल, मतलब ये भी एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि इस रोग का पूर्णतः इलाज, चिकित्सा इसकी नहीं है। इस कारण इसका जो कंडीशन जब आती है उसी को हम ट्रीट कर सकते हैं, या उसके दौरों को कम कर सकते हैं। हम उसके कोर्स को बदल सकते हैं, पर उनको खत्म नहीं कर सकते। दवाई बंद करने के बाद भी दौरे आने की संभावना 5 से 10% हर बच्चे में होती है लाइफ टाइम में। ऐसी कौन सी स्थितियां होती है जिसमें मतलब वो ये बीमारी घातक स्वरूप भी ले सकती है? अगर बच्चे को आधे घंटे से ज्यादा दौरा आ रहा है ना, बच्चा कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, स्विमिंग कर रहा हो, गैस के पास है, कुकिंग कर रहा हो, उस समय अगर दौरा आया, बच्चा अनरिस्पॉन्सिव हो गया, तो उस समय वो घातक सिद्ध हो सकती है। जी हाँ, ये भी बड़ी एक सावधानी वाली बात है कि ऐसे स्थान पर बच्चों को अकेला न छोड़ा जाए कि जहाँ कहीं आग है या पानी है या कहीं ट्रेवलिंग कर रहे हैं। ऐसी स्थिति यदि होती है तो वह बहुत ज़्यादा घातक होती है, क्योंकि उसको खुद को तो अपना होश रहता नहीं है उस समय, और कोई दुर्घटना घटित हो सकती है जो कि जानलेवा भी हो सकती है। श्रोताओं के लिए यह भी एक जानकारी और सावधानी की बात है जो कि जानना चाहिए। इसके अतिरिक्त तो और कौन सी सावधानी बरतना चाहिए? इसके अतिरिक्त अगर बच्चे को घर में दौरा आता है, और आपको ये सावधानी लेनी है कि बच्चे को आप ऐसी जगह फर्श पे लेटाएं जहां आसपास कोई खतरा नहीं है, जैसे टेबल का नुकीलापन, कांच, वहां लेटा के, और उसके नीचे तकिया लगाना है और उसको उल्टी तरफ करवट पे रखना है, ताकि इससे क्या होगा कि उसको निमोनिया होने के चांसेस कम रहेंगे। जो उल्टी करवट पे रहेगा तो जो भी उसकी लार रहती है वो सीधे फेफड़े में ना जाके बाहर की तरफ आएगी, तो उससे निमोनिया होने के चांसेस कम है। फिर एक मिडाजोलम नाम का स्प्रे आता है जो आपके न्यूरोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियन आपको सजेस्ट करेंगे। वो जो भी डोज में है आप उसको उल्टी करवट पे देके उसको दे सकते हैं, तो वो दौरा तुरंत 5 मिनट के अंदर ठीक हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो 5 मिनट बाद रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद आप तुरंत जो भी आपका चिकित्सा केंद्र है, अगर 5 मिनट 2 डोज के बाद भी नहीं ठीक होता है, जो भी आपका नियरेस्ट चिकित्सा केंद्र है वहाँ उनको ले जाके आप भर्ती करा के उपचार करा सकते। अनेक बार सुना गया, देखा गया है मिर्गी के बारे में, और जो आम लोगों के जिस तरह से किसी को कहीं रास्ते में मिर्गी आ गई, मिर्गी का दौरा आया, तो उसको जूता सूंघा दिया जाता है या कोई ऐसी नाक में कोई चीज सूंघा दी जाती है, उससे चेतना भी आ जाती है, ऐसा प्रचलन है। तो उसके बारे में आप क्या? ये सब अफवाहें हैं, इनका साइंटिफिक कोई रिलेशन नहीं है। एक्चुअली जो 90% दौरे हैं वो 3 मिनट में अपने आप ठीक हो जाते हैं जी। 10% दौरे जो हैं 5 मिनट से ऊपर जाते हैं। तो वो सब अपने आप ही जो डिसीज या मिर्गी का कोर्स है वही है। तो ये सब अफवाह, इनका साइंटिफिक रीजन कुछ भी नहीं। उसमें हम कुछ भी करेंगे तो ठीक होना ही है, ठीक होना ही है। तो इसलिए ये भी जानकारी होना चाहिए कि वास्तव में हमें किसी उचित चिकित्सा केंद्र पर ही उपचार कराना और चाहिए। एक और चीज है कि लोग मानते हैं कि भूत प्रेत आ गया है, हाँ, ये आ गया है, जी। तो ये सारी चीजें अफवाह हैं, इनका कोई साइंटिफिक रिलेशन नहीं है। बिल्कुल, तो इन चीजों से भी कोई वास्ता नहीं रखना चाहिए। और
हमें उचित मार्ग अपनाकर उचित चिकित्सा केंद्र पर ही चिकित्सा करानी चाहिए और दिखाना चाहिए। इसमें सावधानी बहुत जरूरी होती है और समय पर दिखाना जरूरी होता है। अब डॉक्टर साहब एक बात और है, इसकी अवधि मतलब जैसे आपने बताया इतने समय का, लेकिन जो अगला दौरा है उसको भी कभी कभी सुना किसी को 6-6 महीने में आता है, किसी को 3-3 महीने में आता है, किसी को जल्दी आता है। तो इसका क्या रीजन है? ये डिपेंड करता है कि आपको किस प्रकार की मिर्गी है, उसका कारण क्या है। अगर बच्चा पैदा होते समय नहीं रोया है, ब्रेन में डैमेज है, ब्रेन में बनावटी नुक्स है, तो उसकी मिर्गी को कंट्रोल करना दवाइयों से डिफिकल्ट होता है जी। बाकी अगर कोई जेनेटिक एपिलेप्सी है हमारे पास, जिसका कि पुराने शोध हो रखे हैं, जिनका कि हमें पता है कि हाँ ये 2 साल के बाद इसमें दौरे आने की संभावना कम है, तो उन केसेस में आप जो है दवाइयाँ 2 साल के बाद बंद कर सकते हैं। जैसे कई केसेस में दिमागी कीड़े होते हैं, उसके कारण मिर्गी आती है, टीबी के कीटाणु जो दिमाग में जाते हैं उनसे मिर्गी आती है। तो उन कंडीशन में आप 6 महीने या 2 साल के बाद दवाइयाँ बंद कर सकते हैं। बट अगर ब्रेन में कोई बनावटी खराबी है या पैदा होने समय बच्चा नहीं रोया है, उससे ऑक्सीजन नहीं पहुंची है, ब्रेन में डैमेज है, तो ऐसे सीजर को कंट्रोल करने में काफी कठिनाइयां आती हैं, जिनमें हो सकता है कि आपको लाइफ लॉन्ग भी दवाइयां खाना पड़ सकती है। जी सर, आपने जैसे बताया कभी दवाई से जैसे ठीक नहीं होता है, तो क्या इसमें कोई सर्जरी की भी आवश्यकता पड़ सकती है क्या? ऐसा माना जाता है कि 70% दवाइयाँ जो मिर्गियाँ हैं वो दवाइयों से ठीक हो जाती है। 30% केसेस को हम बोलते हैं ड्रग रेजिस्टेंस एपिलेप्सी, जिनमें की दवाइयाँ असर नहीं करती हैं। इनमें अगर आपको आपके दिमाग में कहीं ऐसी जगह ट्यूमर है या ऐसी जगह खराबी है जहाँ से कि मिर्गी उत्तेजित हो रही है या वहाँ से आपको मिर्गी के दौरे आ रहे हैं, तो आप उसको सर्जरी के द्वारा हटा सकते हैं। दूसरी चीज़ें कुछ न्यूरो स्टिमुलेशन थेरेपी है, एक अलग तरह की डाइट आती है, कीटोजेनिक आहार आता है, जिससे भी मिर्गी का उपचार किया जाता है अगर दवाइयाँ काम नहीं कर रही है। बट 70% केसेस में दवाइयाँ काम कर जाती है, ये केवल 30% केसेस के लिए है। 30% केसेस में सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है यदि हमारे न्यूरोफिजिशियन, इस बात पीडियाट्रिक न्यूरोफिजिशियन या जो एडल्ट में भी यदि बीमारी होती है, तो यदि वो सजेस्ट करते हैं कि उसकी कोई एनाटॉमिकल या उसमें कोई पैथोलॉजी ऐसी बनी है, तो उस समय सर्जरी की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके अलावा भी एक कीटोजेनिक डाइट होती है जिसमें कि ब्रेन को ग्लूकोज का कंसंट्रेशन कम किया जाता है, जिससे कि ब्रेन के अंदर मेटाबॉलिज्म कम होता है, इससे भी दौरे कम हो सकते हैं। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इसके साथ ही श्रोताओं को जानकारी हम चाहेंगे देना आपके माध्यम से कि ये जो व्याधि है, इसको ऐसा कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम डायग्नोसिस करके पता लगा सकते हैं? जैसे कि ECG के द्वारा हार्ट की बीमारी पता लग जाती है, एक्सरे वगैरह होते हैं चेस्ट के लिए, तो इसमें इसके लिए भी ऐसी कौन सा उपाय है जिससे कि न्यूरोफिजिशियन को उस व्याधि को समझने में आसानी होती है? सबसे पहले तो जो मिर्गी रहती है, आप जो परिवार वाले हैं या जिसने उस मिर्गी के दौरे को अपने आंखों से देखा है, सबसे पहले आप उससे प्रॉपर उसका विश्लेषण लें कि वो किस प्रकार का दौरा था, क्या किया था, आंखें ऊपर चढ़ाई थी, एक तरफ का हाथ हिल रहा था, क्या था। उसके बाद फिर आपको जो आगे की चीजें हैं जो सहायता देती हैं, उसमें MRI और EEG का बड़ा रोल है। MRI और EEG का काफी रोल है। MRI आपको बता देती है कि भैया यहाँ से आपकी बनावटी खराबी है, EEG में आपको ये पता पड़ता है कि इस जगह से डिस्चार्जेस आ रहे हैं, तो अब उसके अकॉर्डिंगली जो है बच्चों का उपचार कर सकते हैं। जी, तो मतलब उपचार करने में इन विधियों का सहारा लिया जा सकता है, उससे उपचार सही हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपको फैमिली में किसी को मिर्गी की बीमारी है, हिस्ट्री है, या परिवार में भी किसी को दौरे आते हैं, तो उसमें आप जेनेटिक टेस्टिंग के लिए भी जा सकते हैं। जी सर, यदि आनुवांशिक रूप से ये बीमारी परिवार में है तो उसकी भी जांच कराना आवश्यक है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और काफ़ी विस्तार से न्यूरोलॉजी बच्चों में जो होती है और उसके में जो मिर्गी की बीमारी यानी एपिलेप्सी है, उसके बारे में आपने काफ़ी विस्तार से बताया। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ऐसे कौन सी कंडीशन होती है बच्चों में या किस प्रकार के बच्चों में मिर्गी के दौरे अधिक पाए जाने की संभावना होती है? जो मिर्गी की बीमारी है उन बच्चों में अधिक पाई जाती है जो जन्म के समय रोते नहीं हैं, है ना, जिनका विकास जो है दूसरों बच्चों के कंपैरिजन में धीरे होता है, जो बच्चा देर से बैठना, उठना, चलना सीखता है ना, जो बच्चा देर से बोलना सीखता है, या उन बच्चों में ज़्यादा होती है
जिन बच्चों में परिवार में किसी को दौरे की बीमारी हो, या जिन बच्चों में हम बोलते हैं न्यूरोकुटेनियस मार्कर हो, शरीर पे कई दाग धब्बे हो, निशान हो, उन बच्चों में मिर्गी आने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इनमें एक आनुवांशिक प्री डिस्पोजिशन होता है इस बीमारी के लिए, मिर्गी आने के लिए। क्योंकि जो जो न्यूरोकुटेनियस मार्कर रहेंगे उनके साथ साथ ब्रेन में भी बनावटी नुक्स रहेंगे, तो अगर दिमाग में भी बनावटी नुक्स रहा इनके साथ तो फिर मिर्गी आने के चांसेस अपने आप ही ज्यादा होते हैं। ये तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी आपने दी कि जब यदि शरीर में कोई ऐसे दाग चकत्ते जैसी स्थिति हो, वो भी मिर्गी का एक कारण हो सकता है। ये वास्तव में श्रोताओं के लिए बड़ी कौतूहल जैसी बात है। मतलब इस समय भी हमें सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा इस बात को भी देखना चाहिए, यदि परिवार में किसी को आनुवांशिक रूप से ये बीमारी रहती किसी परिवार में, तो उनको भी सावधान रहना चाहिए और ये उन लोगों में होने की संभावना भी इसमें ज़्यादा होती है। इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखा जाए कि और उनकी निगरानी रखी जाए ऐसे बच्चों की। इसके साथ ही डॉक्टर साहब ये बताइए कि दवाई जो आप देते हैं, जो भी मेडिसिन जिस प्रकार की मिर्गी होती है उस हिसाब से जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, वो उस दवाई को कब बंद कर दिया जाता है? क्योंकि देखा कि काफ़ी लंबे लंबे समय तक उनको दवाई लेना पड़ती है, तो ऐसा कौन सी स्थिति आती है जब चिकित्सक दवाई को बंद करने की सलाह देता है? जितने भी शोध हुए हैं उनमें ये पाया गया है कि अगर बच्चों को 2 साल तक दौरा नहीं आया है और वो 2 साल से रेगुलर प्रॉपर तरीके से प्रॉपर डोज में जो कि उनको चिकित्सक ने प्रिस्क्राइब किया, एडवाइस किया है, वो प्रॉपरली अगर ले रहे हैं, उस पर अगर दौरा नहीं आ रहा है, तो 2 साल के बाद अगर आपने दोबारा ईजी कराते हैं जो कि नॉर्मल आती है, उसके बाद आप धीरे धीरे करके दवाइयाँ बंद कर सकते हैं। उसमें भी शुरू के 6 महीने में दौरे आने की संभावना है। अगर वो 6 महीने का पीरियड में दौरे नहीं आए तो भविष्य में 5 से 10% दौरे आने की संभावना है। बिल्कुल अच्छी बात है ये कि जब 2 वर्ष के पश्चात दौरे नहीं आते हैं तो पुनः पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, और यदि उन्हें संतोष हो जाता है सारी जांच वांच करने के पश्चात, तो बच्चों में उनके द्वारा दवाई बंद की जा सकती है। एक और चीज मैं कहना चाहूँगा, बता दीजिए कि जो बच्चों में एक बार आपने दवाई ले ली, तो एक बार जो भी आपके पीडियाट्रिशियन हुए या पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हुए हैं, उन्होंने आपको जो भी एडवाइस किया है, तो हमें हर 3-3 महीने पे जाके उनको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। क्योंकि क्या है कि बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उनका वजन भी बढ़ता है, तो उस हिसाब से आपको दवाइयों के डोज एडजस्ट करने पड़ते हैं। तो मैं यही सलाह देना चाहूँगा अभिभावकों को कि जिन जिन बच्चों को मिर्गियाँ हैं या मिर्गी के दौरे का इलाज चल रहा है, वो रेगुलर 3-3 महीने पे जाके अपने चिकित्सक से इलाज कराएं, ताकि बच्चा प्रॉपर डोज में दवाइयाँ लेता रहे। बिल्कुल सही है। जिन बच्चों में ऐसा मिर्गी के बीमारी है, वो अपने चिकित्सक से प्रत्येक 3 माह में अनिवार्य रूप से दिखाते रहें, क्योंकि उसकी उम्र बढ़ने के साथ उसके डोज में भी अंतर आएगा, क्योंकि उसका वजन बढ़ता है और वजन के हिसाब से डोज निर्धारित होता है। इसलिए उसको रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो किसी भी समय कोई खतरा या ऐसी बीमारी का बुरा असर हो सकता है। धन्यवाद सर। थैंक यू। दोस्तों, अभी आपने बच्चों में मिर्गी रोग, उसके कारण, उसका निवारण और सावधानियां और उपचार की स्थिति परिस्थितियां और उपचार की विधियों पर डॉक्टर विवेक सिरोलिया जी, MD/DM, बच्चों के न्यूरोलॉजिस्ट ने, जो कि RD गार्डी मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा सभी शंका के समाधान और फैली हुई भ्रांतियों का निवारण, ये सब कुछ उनके द्वारा विस्तार से बताया गया। और ये हम सभी श्रोताओं के लिए एक बहुत अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी कि हमें समय पर सावधानी रखने पर और चिकित्सक को दिखाने पर एक गंभीर बीमारी से निजात पाई जा सकती है। और इसी सारी जानकारियों के साथ आज का यह कार्यक्रम जीवन की डोर सेहत का यहाँ समापन किया जाता है। श्रोताओं, आपको हमेशा जीवन की डोर सेहत के अंतर्गत विभिन्न चिकित्सा विशेषज्ञों के द्वारा कई बीमारियों पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ, स्वास्थ्य से संबंधित सारे प्रश्नों के उत्तर भी दिए जाते हैं। आप अपनी शंका और उसका समाधान जानने के लिए बीमारियों की स्थिति परिस्थिति और बीमारियों के बारे में जो भी प्रश्न हो, अपनी सेहत के प्रति जो भी प्रश्न हो, वो सारे आप हमारे इस
रेडियो दस्तक के जो फोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी दे सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9406894068। अब हम मिलेंगे किसी और विशेषज्ञ से स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित चर्चा के लिए। तब तक के लिए डॉक्टर विनोद बैरागी को इजाजत दीजिए। धन्यवाद। तो सुनते रहिए आपका अपना उज्जैन का, मालवा का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। You're listening to Ujjain's first radio, Radio Dastak 90.8 FM. सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।